Hello everyone, good morning guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is Europe and India. Guys, in the last part we have studied about French Revolution, and in it we have seen how the France were done the struggle with the peoples, and they got the three new words, that is equality, liberty and fraternity. And because of this, many countries were inspired, even India. Equality, it means guys to give the equal or equality to each and every member, and liberty it means freedom. Fraternity it means brotherhood, हम सब एक है, so it means fraternity. So this word many countries were inspired and collected the word from the French. Even हमारी इंडिया भी जो है इंस्पायर हुई थी और ये तीन वर्ड जो है फ्रांस से लिया था. You can see in your constitution, आप अपने constitution में देख सकते हो. It is given the second page of your text book. Constitution करके दिया होगा, उसमें आप देख सकते हो fraternity, equality and equality. Fine. And after that we have seen the industrial revolutions. In this we have seen during the period of 18th century what was the changes that Europe got. Even we have seen like during the time of 18th century बहुत सारे से टेक्नोलॉजी जो इनोवेट हुए थे यूरोप में, सो हमने इसी चीज़ देखा. एंड ऑल्सो वी हैव सीन हाउ दी कॉटेज फैक्ट्री वे रिप्लेस्ड इन बिग फैक्ट्री. ये भी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखा था. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दी कॉलोनिज्म्स. अब जो है हम इस वीडियो में कॉलोनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे. Fine. Guys, have you remembered we have seen the previous subtopic, that is the American War of Independence, and in it we have seen how the England were established the 13 colonies. हमने देखा था एक सब टॉपिक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके अंदर ये भी देखे थे कि किस तरीके से इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया था अमेरिका में. और अमेरिका में एस्टेब्लिश करने से पहले हमने देखा था कि द सेलर्स, यूरोपियन सेलर्स, बट दे हैव डन, दे स्टार्टेड सर्चिंग द अल्टरनेट रूट फ्रॉम यूरोप टू दी एशिया. ताकि रीज़न क्या है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड सर्चिंग द न्यू रूट फ्रॉम यूरोप टू दी इंडिया और द एशिया, क्या है उसका रीज़न उसके पीछे का. सो हमने देखा कि तुर्क लोगों ने क्या किया था, इस्तांबुल को कैप्चर करने के बाद जो रूट था, रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया था. तो वो ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सेलर्स ने क्या किया, यूरोपियन सेलर्स ने नया अल्टरनेट रूट सर्च करने की कोशिश किया. फाइन. सो वी हैव हियर्ड द थ्री नेम्स. वन इज बार्टोलोमेव डायस, सेकेंड वन क्रिस्टोफर कोलंबस, एंड द थर्ड वन इज योर वास्को ड गामा, राइट. सो इन दिस वी हैव सीन लाइक कि जो बार्टोलोमेव डायस थे, सी एवरीवन वांट टू रीच द प्लेस ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया आने से पहले उनको सारा कंटेंट था, दे हैविंग देयर नॉलेज लाइक कि हमारा जो अर्थ है ऑफ सर्कल शेप, इवन इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी उनको पता था, सारी चीज़ें पता था. बट सबका आने का जो रास्ते थे वो अलग थे. बार्टोलोमेव डायस पहुंचना था उनको इंडिया में, लेकिन वो पहुंचे कहाँ पे, सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच इज़ नाउ नोन एज द केप ऑफ गुड होप. फाइन. सेकेंड क्रिस्टोफर कोलंबस, उनको भी पता था कि हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट में है और सर्कल में हमारी अर्थ है, पहुंचना है हमें कहाँ पे, इंडिया भी पहुंचना है. तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, उनकी सोच क्या थी कि मैं अगर वेस्ट से जाऊँगा सो आई विल गेट सूड. तो इसके लिए उन्होंने वेस्ट से स्टार्ट किया यहाँ पे पहुँचने के लिए. सो ये कहाँ पे जाके पहुँचते हैं, सो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में ये पहुँचते हैं और वो एक नया प्लेस सर्च कर लेते हैं. फाइन. अब जब पब्लिक को पता चलता है, इट मीन्स बाकी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक नई प्लेस है, सो व्हाट डज दैट मेंबर डू, वो लोगों ने क्या करने लगे, वहाँ से वहाँ दे स्टार्टेड विजिटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. एक से दूसरे प्लेस से विजिट करना स्टार्ट कर दिया और देखना स्टार्ट कर दिया कि कैसी प्लेस है. ओके, आफ्टर स्लोली डे बाई डे हुआ क्या कि वहाँ पे लोग देखते देखते सेटल होना स्टार्ट हो गए और ज़्यादातर मेंबर जो है अमेरिका में आकर सेटल हो गए. फाइन. सो इस तरीके से वहाँ पे लोगों ने क्या किया, रूल करना स्टार्ट कर दिया. और वैसे ही हमने देखा कि इंग्लैंड ने किस तरीके से 13 कॉलोनीज को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था. सो हियर न्यूज ऑफ टॉपिक इज ऑफ योर कॉलोनिज्म्स. इट मीन्स गाइस वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग द अनदर कंट्री. इसका मतलब कि एक कंट्री जो है एक्सप्लॉइट करता है दूसरे कंट्री को. सो सेम गाइस जो अमेरिका था वहाँ पे इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था. इट मीन्स वहाँ की पीस को एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, उस अमेरिका के कॉन्टिनेंट को या अमेरिका के प्लेस को एक्सप्लॉइट किया, मतलब उनकी शांति में भंग डालना. सो ऐसा है यहाँ पे भी कॉलोनिज्म का मतलब कुछ ऐसे है कि इट मीन्स वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग दी अदर कंट्री, मतलब एक कंट्री जो है दूसरे को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, मतलब उनकी शांति को भंग करता है, उनको परेशान करता है. फाइन. सो यू आर नाउ कमिंग टू बोर्ड गाइस.
See here, we are having the new subtopic, that is colonialisms. Fine. So see the word which is given here. We are having the 2 points in it. So first one, colonialisms means one country exploiting. See here, it's already given here. Exploiting another country by making it into a colony. So this example we have already seen in the American War of Independence. अब भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक किस तरीके से हाउ द इंग्लैंड मेंबर में एस्टैब्लिश थे 13 कॉलोनीज इन अमेरिका, किस तरीके से उन्होंने 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया था और वो प्रॉब्लम किसको क्रिएट हुआ, अमेरिकन वालों को. सो ये क्या कर रहे हैं, कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. फाइन. सो कॉलोनिज्म इट मीन्स एक्सप्लॉइटिंग द कंट्री. एक कंट्री दूसरे को एक्सप्लॉइट करना. इट मीन्स इंग्लैंड की कंट्री ने किसको एक्सप्लॉइट किया, सो अमेरिकन को. फाइन. नाउ सेकेंड पॉइंट, a powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establishes its political supremacy. See guys, one powerful country, अब उसके पास इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, पैसा है, धन है, दौलत है, एंड सेकेंड having the strength in military, उसके पास अगर ग्रुप है मिलिट्री का, सो वो क्या करेगा, अपनी पावर को यूज करते हुए दूसरे की कॉलोनीज को क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा. फाइन. सो कैप्चर कर रहा है मीन्स क्या कर रहा है, सामने वाले की कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है. सो सी द सेम लाइन्स गिवन है. पावरफुल कंट्री जब पावरफुल रहेगा तब तो दूसरे की चीज़ों को लेगा. सो पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, अगर उसके पास इकोनॉमी है, इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसके पास मिलिट्री भी है कि हम मिलिट्री का भी हेल्प ले सकते हैं कभी कुछ हुआ तो. सो मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्युपाइज, दूसरे प्लेस को ऑक्युपाइज करना, इट मीन्स लेना, हड़पना, पाना. occupies another regions and establish its political supremacy, और फिर एस्टैब्लिश लेके उसको क्या करना, अपनी पावर को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, अपनी पावर को वहाँ पे स्टार्ट करना. फाइन. सो सेम गाइस, ऑल्सो आपको पता होगा कि हाउ दी इवन इंग्लैंड एज वेल एज दी ये जो फ्रांस है, अभी आगे हम देखेंगे सब टॉपिक में कि किस तरीके से इनके बीच में भी जो है वो थोड़ा सा झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो इवन गाइस हाउ द ब्रिटेन मेंबर्स और द फ्रेंच मेंबर, ये दोनों मेंबर हमारे कंट्री में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल किए हैं. सो किस तरीके से किए हैं इन्होंने, सो ये चीज़ हम देखेंगे. सो सी द 2 पॉइंट्स इज गिवन रिलेटेड टू कॉलोनिज्म, किस तरीके से जो मेंबर है एक पावरफुल कंट्री having the strength of military power as well as the economic, और वो किस तरीके से सेकेंड कंट्री पे और दूसरे कंट्री पे वो क्या करता है, ऑक्युपाइज करता है, पाने की कोशिश करता है, और पाने की कोशिश के उसके पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए. ठीक है. सो इट्स नोन एज द colonialisms. Done. So first topic is clear. Now the second one, see here. Second is of your imperialism. Second is of your imperialisms. Guys, imperialism it means again the same like कि one the powerful country controls the other country. It's like अगेन एग्जाम्पल आपको मैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दूंगी. इसकी हाउ दे किस तरीके से इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया था. सो कंट्रोल जब एस्टेब्लिश किया तो कंट्रोल करना कौन स्टार्ट किया, सो इंग्लैंड. उनकी सोच क्या थी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स रहेंगे वो सारा हमारा होगा, हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे, अपने यहाँ पे जाकर होने के बाद में वहाँ से फिर से ला के सेल करेंगे. सो ये यहाँ पे भी ये है क्या दिया है कि अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स द अदर कंट्री. एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल करना, इसको हम क्या बोलते हैं, सो इंपीरियलिज्म. नाउ सी द लाइन, look on the board guys. See here, imperialism means a system in which a powerful country controls अदर कंट्री. कौन कंट्रोल कर रहा है, एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल करना. पावरफुल कंट्री controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. अपनी पूरा पावर वहाँ पे लगाना, पूरी पावर वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, पूरा पावर एस्टैब्लिश करके उस पर कंट्रोल करना और फिर अपनी पावर को स्टार्ट करना, अपने रूल को स्टार्ट करना. जस्ट लाइक ब्रिटेन हम बोल सकते हैं, और एक इंडिया का एग्जाम्पल बेस्ट ले सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया. किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पे आया, स्लोली एंटर हुए, क्या लेकर एंटर हुए थे, रीजंस ट्रेड के लिए, और फिर एंटर होके परमिशन लिया. आपने नाम सुना होगा जहांगीर का, एम्परर ऑफ जहांगीर. सो द पीपल्स वे टुक द परमिशन ऑफ एम्परर जहांगीर, और वो उन्होंने परमिशन लेके ट्रेड स्टार्ट किया.
और धीरे धीरे अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का सुना ही होगा, ब्रिटिश ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था और सूरत में एस्टेब्लिश हुआ था। फाइन, उनकी फैक्ट्री यहाँ पे बनी। तो ये इन्होंने परमिशन किससे लिया था? जहांगीर से। और फिर ये धीरे 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 क्या हो गया, उस प्लेस को ही कैप्चर करना। हमने देखा किस तरीके से पंजाब पे होल्ड किए थे, बंगाल में होल्ड किए थे, है ना। तो ये क्या है, धीरे 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 चीज़ों को कैप्चर करते थे। सो इम्पीरियलिज्म इट मीन्स एक पावरफुल कंट्री जो दूसरों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना और उस पर अपना पावर स्टार्ट करना, इट्स नोन एज द इम्पीरियलिज्म। फाइन, सो होप सबको ये क्लियर होगा द मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म्स एंड कॉलोनिज्म्स। कॉलोनिज्म्स मतलब क्या बताया मैंने, एक कंट्री जो एक्सप्लॉइट करता है दूसरे कंट्री को, इज नोन एज ए कॉलोनिज्म्स। इम्पीरियलिज्म्स इट मीन्स अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स द अदर कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स ओवरऑल डोमिनेशन। पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करना, सिर्फ बार बार परमिशन लेके जाने से बेटर है कि मैं उस चीज़ को ही अपने अंडर में कर लूँ और अपना रूल दिखाऊँ। सो इज नोन एज ए इम्पीरियलिज्म्स। फाइन, सो होप से आपको दोनों क्लियर हो। नाउ द थर्ड सब टॉपिक इज ऑफ योर इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। दिस वन इज ऑफ योर थर्ड सब टॉपिक। आज की वीडियो का तीसरा सब टॉपिक है इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब ये अपने इंडिया में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। सो वी हैविंग द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है। सो see guys, just now I have given you the example regarding the India and the England, sorry Britain। मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी इंग्लैंड और ब्रिटेन का और इंडिया का कि किस तरीके से मेंबर यहाँ पे आते हैं। रीजन से कि अपने को ट्रेड स्टार्ट करना है, परमिशन लेते हैं राजाओं से और यहाँ पे आकर अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करते करते उस चीज़ को क्या करते हो, कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं और कैप्चर होने के बाद उसको रूल करते हैं। फाइन, और बाय द वे वी नोस लाइक कि इंडिया जो है वो सफ़र हुआ है मोर देन 150 to 200 years बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज़ों की वजह से हमने 150 से ज़्यादा लगभग 200 साल तक हमने जो है सफ़र हुए थे इनके वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से। फाइन, सो ये कुछ यहाँ पे है कि यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जो लोग थे इंग्लिश वाले, इंग्लिश इट मीन्स ब्रिटेन, सो लोग यहाँ पे एंटर हुए थे और दे टुक द परमिशन फ्रॉम दी जहांगीर ने उनको परमिशन दिए और इन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। और ट्रेड स्टार्ट करने के बाद क्या किया, धीरे धीरे प्लेस को ही वो कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। सो लुक ऑन द बोर्ड, से वी हैव 2 points। फर्स्ट वन, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। से ब्रिटिश मतलब कौन, वही अंग्रेज। सो ब्रिटिश एस्टैब्लिश, किसने एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया। कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट्स व्हाई इट्स गिवन द नेम ब्रिटिश इंडिया कंपनी बिकॉज द ब्रिटिश पीपल विल स्टार्टेड दिस कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। यहाँ पे ट्रेड के लिए मतलब गुड्स एंड सर्विस को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये कंपनी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। बट बिफोर एस्टैब्लिशिंग दिस दे टुक द परमिशन फ्रॉम द जहांगीर। वो एस्टैब्लिश करने से पहले उन्होंने क्या किया था, जहांगीर से परमिशन लिया था। फाइन, सो इट्स गिवन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिलेटेड टू दिस ब्रिटिशर्स कि देयर वाज अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग among the European countries for acquiring trade monopoly in India, and after that the British established this British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. See guys, you know what, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, ये कंपटीशन हो गया था यहाँ पे पीपल्स के बीच में ट्रेड के लिए। फाइन, सो दे गिवन द वर्ड मोनोपोली। इसका मतलब क्या, वन कंट्री हैव द राइट टू मेक द प्रोडक्ट। एक ही कंट्री को, यार इट्स लाइक एग्जांपल, कोई एक बंदा है जो परमिशन लेता है, वो खुद स्टार्ट करता है। सो ही इज हैविंग द राइट टू कंट्रोल ओवर दैट, जो भी चीज़ उसने लिया परमिशन। लाइक अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना है या इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, सो प्राइवेट, सो वो ही टुक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो उसके पास वो राइट है कि वो अपनी प्राइवेट कंपनी को रन कर सके। सो एज ए सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ और ये मोनोपोली मीन्स एक ही पर्सन ने परमिशन लिया है, एक पर्सन के पास वो राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद चला सके या अपने बिजनेस को खुद रन कर सके। ऐसा यहाँ पे हुआ था। So second point is given here, this company took the permission from Emperor Jahangir। उस समय एम्पर कौन था, सो जहांगीर।
एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। और फिर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया फैक्ट्री? सो इन सूरत। एंड द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड वाज कैरी आउट थ्रू दिस कंपनी। धीरे 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 क्या हो गया यहाँ पे जो ट्रेड था वो धीरे धीरे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जो यहाँ पे कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच से ये धीरे धीरे इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ। सो हियर वी हैव सीन हाउ द ट्रेड में स्टार्टेड बिटवीन दिस इंग्लैंड एंड इंडिया। किस तरीके से ये ट्रेड स्टार्ट हुआ इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में। एंड ब्रिटिश मेंबर में जो है वो किससे परमिशन लिया था? सो दे वर टेकन द परमिशन फ्रॉम द जहांगीर एंड आफ्टर दैट दे वर एस्टैब्लिश द कंपनी एंड स्टार्टेड द ट्रेड। फाइन। सो till here we completed the imperialism of British East India Company, and now for today the last subtopic is of your struggle between English and French. Once again, struggle between English and France. See guys, English it means English मतलब कौन? So Britain one. English it means Britain people. Fine. So अब यहाँ पे struggle किसके बीच में बता रहा है? So Britain and France के बीच में बता रहा है. Fine. Britain and France. So here guys we can see like कि having the competition, यहाँ पे आपको लाइन दिया है, पॉइंट दिया है कि England and France were rivals in the competition for trade in India. See guys, एक्चुअली मैं बोलूँ so ये इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों का रूल था हमारे कंट्री में। both this country, इंग्लैंड एंड फ्रांस both they ruled in India, दोनों ने रूल किया था इंडिया में। बट एक्चुअली हुआ क्या था कि ये इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ और उस कंपटीशन के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई में यहाँ पे 3 वॉर होता है। सो फर्स्ट वॉर में फ्रांस सक्सेस होता है। फर्स्ट वॉर में फ्रांस गॉट द सक्सेस एंड इंग्लैंड गॉट डिफीटेड। सो वो इंग्लैंड हार गया। लेकिन सेकेंड थर्ड जो वॉर होता है वो वॉर में जो हमारा इंग्लैंड होता है वो सक्सेस होता है और फ्रांस वहाँ पे डिफीट होता है, हार जाता है। फाइन। सो हियर इज गिवन द लाइन लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस वेर रिवल्स इन द कॉम्पिटिशन फॉर द ट्रेड इन इंडिया। दोनों ने कॉम्पिटिशन रखा और ये ट्रेड हो कहाँ पे रही है? सो इंडिया में हो रही है। एंड ड्यू टू दिस वॉर देयर वर 3 वॉर्स फॉर्ड। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 3 वॉर्स हुआ था एंड थर्ड वॉर का नाम यहाँ पे क्या दिया है? सो इट्स गिवन द नेम कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक मीन्स यू नो वॉर। कार्नेटिक का मतलब क्या है आपको पता है? ये कर्नाटका में वॉर हुआ था विच इज इन साउथ साइड ऑफ इंडिया। कर्नाटका में ये वॉर हुआ था जो हमारे इंडिया के साउथ साइड में है और कर्नाटका में वॉर होने की वजह से इट्स गिवन द नेम हियर कार्नेटिक वॉर। ठीक है। और ये वॉर किसके बीच में हुआ था? सो बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? हमारे इंडिया में वॉर हुआ था। और थर्ड वॉर में इंग्लैंड जो है इंग्लैंड वन, द इंग्लैंड मेंबर्स फाइनली डिफीटेड द फ्रांस। और फाइनली होता क्या है? और कोई नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फाइन। सो होप्स आपको समझ में आया होगा द मीनिंग ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस वेर रिवाइवल्स इन द कॉम्पिटिशन फॉर द ट्रेड ऑफ इंडिया इन इंडिया किस तरीके से हुआ एंड व्हाट द मीन ऑफ कार्नेटिक वॉर। आपको समझ में आया होगा कि कार्नेटिक वॉर मतलब क्या है। सो इट मीन्स कर्नाटका में वॉर हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटका कहाँ पे है? सो साउथ साइड ऑफ योर इंडिया। सो वहाँ पे वॉर होने की वजह से इट्स गिवन द नेम। कर्नाटका में वॉर होने की वजह से इट्स गिवन द नेम कार्नेटिक वॉर। और ये 3 वॉर होता है जिसमें फर्स्ट वॉर में हमारे फ्रांस सक्सेस होता है एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे इंग्लैंड क्या होता है? सक्सेस होता है और फ्रांस को डिफीट कर देता है। सो पूरे जो यूरोपियन में है अब ऐसा कोई नहीं रहता है बंदा जो मतलब फ्रांस से आकर वापस से वो क्या कर सकते हैं? वॉर कर सकते हैं। फाइन। सो फ्रांस हैविंग दी लिमिटेड पावर। आप देख सकते हो फ्रांस के पास बहुत लिमिटेड पावर है। जब ये रूल हो रहा था तभी इनके पास थोड़ा लेस और लिमिटेड पावर था। आपने वो रिवॉल्यूशन भी देखा होगा, फ्रांस रिवॉल्यूशन में, और उसके अंदर हमने देखा कि हाउ द फ्रांस मेंबर दे डन द वर्क टू कलेक्ट द वर्ड्स एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड टू रिमूव द वर्ड ऑफ मोनार्की। जो किंग का रूल चलता था उनको हटाने में किस तरीके से इन्होंने वर्क किया था। राइट। और बहुत सारे कंट्री में इनसे इंस्पायर भी हुआ था। वो 3 वर्ड भी यहाँ से ही मिला था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। राइट। सो एनीवे यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गई? कंपटीशन की वजह से दोनों के बीच में वॉर हुआ। अनफॉर्चुनेटली फ्रांस में डिफीटेड, इंग्लैंड सक्सेस होता है।
Fine. Okay, and after that, this England and France both they have done the treaty between each other. दोनों के बीच में एक संधि हुआ and संधि it means not to interfere. फ्रांस ने ऐसा संधि की है इवन इंग्लैंड की दोनों के बीच में आप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और फिर फाइनली दे वी स्टार्टेड देयर ट्रेड अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया. फाइन. सो गाइस टिल हियर वी हैव सीन the three subtopic. First is colonialism, second is imperialism, the meaning of colonialism हमने देखा, and also we have seen the meaning of imperialism, and the last one British established the British East India Company, वो भी हमने देख लिया. Okay, and the last now the final one is of your homework. So you all please note down your homework, guys. Homework. Explain the concept of colonialism and imperialism. Fine. Explain the concept of colonialism and imperialism. Fine. So you having the two questions and you have to copy from your textbook or else it is given in the board. आप बोर्ड से भी लिख सकते हो, आपके टेक्स्ट में भी है. So you can copy out from your textbook also. Fine. So after completing you have to send it in the group on Friday. Guys, if you having any doubt related to this subtopic, so you can ask me. आप प्लीज वीडियो में देखिए. कॉलोनिज्म का मतलब टाइड अंडरस्टैंड क्या दिया है इसके अंदर और द मीन ऑफ कॉलोनिज्म क्या है ये. तो एक कंट्री जो दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है. इम्पीरियलिज्म इट मीन्स एक पावरफुल कंट्री जिसके पास इकोनॉमिक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की हेल्प से वो क्या करता है कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसको रूल करता है. फाइन. ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा कि किस तरीके से ऑल्सो वी हैव सीन द स्ट्रगल हमने देखा बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रांस. इंग्लिश इट मीन्स कौन है वो, सो ब्रिटेन वाले. फाइन. ये हमने देखा. सो कंप्लीट होमवर्क नोट डाउन होमवर्क गाइस. कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे. कुछ भी डाउट रहेगा फिर से बोल रही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में. फाइन. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.